अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसन और मुस्तफ़ा और आपको ज़ाविया डायलॉग्स पे वेलकम कहते हैं। एक मरतबा आपके सामने फिर से हाज़िर हुए हैं पिछले 24 घंटे की ख़बरों के साथ और आपको ये भी बताएंगे कि आने वाले 24 घंटों के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। ये जो रात थी जो गुज़री है पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत भारी रात थी, क्योंकि जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था कि जो कीमतें हैं उनका तयन दोबारा से किया जाएगा और महंगी हो जाएंगी, और वही हुआ। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 रुपये बढ़ेगा, लेकिन हुकूमत ने तो बहुत बड़ा जो है एक पेट्रोल और डीज़ल का बम गिराया है। इस हवाले से डिटेल्स आपको देते हैं। और रात को बहुत हंगामे हुए 12 बजे से पहले पहले कि हम जो है टैंकियां भरवा लें, हम केन्स भरवा लें। उसके इसी बिना के ऊपर काफ़ी हंगामे भी हुए। हम इसको भी आपके सामने रिपोर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जनाब। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जनाब 55 रुपये फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया है। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत 335 रुपये 86 पैसे हो गई है। नई कीमतों का इतलाक जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब से हो चुका। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को उन्होंने की है। इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि ख़ित्ते में जंग की सूरत हाल है और आलमी मंडी में कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से ये सख्त फ़ैसला करना पड़ा। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि पेट्रोल पर लेवी में भी 20 रुपये 97 पैसे का इजाफा किया गया है। इसके बाद लेवी 84 रुपये से बढ़कर 105 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर हो गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए ये इक़दाम ज़रूरी हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि जैसे ही आलमी सूरत हाल बेहतर होगी, कीमतों में उसी फुर्ती से कमी की जाएगी। हुकूमत अब हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों का जायज़ा लेगी ताकि आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा सके। पहले ऐसे होता था कि 15 दिन बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का तयन दोबारा से किया जाता था और जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का जो नया रेट है वो बताया जाता था। लेकिन चूँकि जंग की सी सूरत हाल है, इसी वजह से ये जो है इसको हफ्ते के ऊपर कर दिया गया। अब अगले हफ्ते दोबारा से इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। ये जो है सारी सूरत हाल जो है वो चली रहेगी। जहाँ पर जैसे ही जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ, वहीं मुल्क के अंदर जो है हंगामा बर्पा भी हो गया। आवाम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स पे इकट्ठे होने लगी। उन्होंने कहा कि जनाब हमें जो है पहले इसका ज़ख़ीरा कर लेना चाहिए, हमें जो है केन्स के अंदर भरवा लेना चाहिए। कल दिन से ही ज़ाहिर सी बात है पेट्रोलियम के मालिकान जो होते हैं, पेट्रोल के कारोबार से जो वाकिफ़ हैं, उनको ये सब बातें पहले से पता होती हैं कि आज रात को कितना पेट्रोल बढ़ना है। मतलब उनको अंदाज़ा हो चुका था, नॉट एग्जैक्टली बट अंदाज़ा हो चुका था होता है कि बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। कई हमने घूमते रहते हैं तो हमने कई पेट्रोल पंप्स पे देखा, कल ही कईयों के पेट्रोल्स आए, कईयों के टैंकर्स आए, एंड कल ही कई जो छोटे मोटे जैसे डीलर्स होते हैं, एजेंसियाज लेते हैं, वो जैसे केन्स वगैरह भरवा लेते हैं, तो वो भी जनाब जो है लोगों के साथ और पेट्रोल पंप मालिकान के साथ लड़ रहे थे कि हमें इतना चाहिए, इतना नहीं चाहिए। तो वो जो है सूरत हाल कल दिन से ही पता लगना शुरू हो गई थी कि रात को कुछ ना कुछ जो है वो होने जा रहा है। और वही हुआ, 55 रुपये पर लीटर डीज़ल भी और पेट्रोल भी, ये बम जो है हुकूमत ने अवाम के ऊपर गिराया। इसी हवाले से जनाब एक हंगामा जो है सियालकोट के इलाके हाजीपुरा रोड पर लर्जा खेज़ जो है एक हंगामा पेश आया है, जहां मामूली तल्ख कलामी पर कार सवार अफराद ने फायरिंग करके पेट्रोल पंप के मुलाजिम की जान ले ली, जबकि एक और मुलाजिम शदीद ज़ख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद केन में मज़ीद 10 लीटर खुला पेट्रोल देने का मुतालबा किया। पंप मुलाजिम की जानिब से हुकूमती पाबंदी के बायस खुला पेट्रोल देने से इनकार किया गया, जिस पर मुलजमान तैश में आ गए। मुलाजिम के इनकार पर कार सवारों और अमले के दरमियान सख्त तलखलामी हुई, जिसके बाद मुलजमान ने फायरिंग कर दी और मौका से फरार हो गए। फायरिंग के नतीजे में एक मुलाजिम दम तोड़ गया, जबकि दूसरे की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की CCTV फुटेज हासिल की जा रही है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है और जल्द मुलजमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। याद रहे कि यह वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया है जब गुज़िश्ता रात जैसे ही पेट्रोल बढ़ाया, अवाम जिनके कुछ लोग जो है वो तैश में आए, जिनको उमूमी तौर पर लौंडे लपाड़ों के नाम से जो है याद किया जाता है। अब मैंने वो वीडियो देखी है, बड़ी अफसोसनाक वीडियो है यार। आप ज़रा देखें कि एक पेट्रोल पंप का एक मुलाजिम है, उसको आप बदमाशी से कहते हो
کہ جو ہے میں نے اپنی گاڑی کی ڈگی فل کرا لی ہے، اب جو ہے میں کین بھی ساتھ لایا ہوں، کین کے اندر پیٹرول لو، جب کہ حکومت نے اس بات کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے کہ ذخیرہ اندوزی کے لیے کسی طرح کا بھی پیٹرول جو ہے وہ فروخت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب ملازم نے حکومت کو فالو کرنا ہے، حکومت کو فالو کرتے کرتے وہ بیچارہ جان سے چلا گیا، اور حکومت دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کرتی ہے۔ ہوگا کسی امیر زادہ، ہوگا کوئی جو ہے نا وہ کوئی عظیم الشان لونڈا لپاڑا اور امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہوگی، دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر جو ہے کیا کرتی ہے۔ جو پکڑے جائے اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، جلد از جلد جو ہے فوری انصاف کرنا چاہیے، جلد از جلد۔ اس طرح کے لوگوں کی کوئی بالکل چھوٹ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ جناب ایک خبر شامل کرتے ہیں عالمی منظرنامے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے انٹرنیشنلی، ایران جو ہے امریکہ اینڈ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب کھلا چیلنج دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر ہمت ہے تو امریکی جنگی جہاز آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کو سیکیورٹی دے کر دکھائیں۔ امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی صاحب جو تیل کے جہاز جاتے ہیں آپ جائیں، ہم آپ کو سیکیورٹی دیکھیں۔ امریکن جو فورسز ہے، امریکن نیوی ہے، امریکن ایئر فورس ہے، وہ آپ کو سیکیورٹی دے گی، آپ آبنائے ہرمز میں تیل لینے کے لیے جائیں، تیل لے کر جائیں۔ لیکن کون جائے بھائی؟ تو اسی بات کے اوپر ایرانی پاسداران انقلاب IRGC اسلامک ریولیوشنری گارڈ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آپ بھائی آبنائے ہرمز میں کسی بھی تیل کے جہاز کو سیکیورٹی ذرا دے کر دکھائیں، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ ضرورت پڑنے پر امریکی بحریہ آبنائے ہرمز کے ذریعے آئل ٹینکرز کی نقل و حمل شروع کر سکتی ہے۔ اس کے جواب میں ایرانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے اسرائیل اور امریکہ کے بحری جہاز نہیں گزر سکتے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکامی میں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 9% تک بڑھی ہیں، اور رات کو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پاکستان کے اندر 55 روپے فی لیٹر، یار اتنا بڑا اضافہ جو ہے دیکھنے کو ملا ہے۔ خام تیل $92، برینیٹ خام تیل $92، جبکہ WTI $88 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اسی دوران قطری وزیر توانائی نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر کشیدگی برقرار رہی تو خلیجی ممالک پیداوار روک سکتے ہیں، جس سے تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اور ایران یہی اسٹریٹجی فالو کر رہا ہے۔ ایران کا یہ اسٹریٹجی ایران نے بنائی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے تیل کی قیمتوں کے اندر جو ہے روز بروز اضافہ کرواتے جائیں، آپ جو اکانومی ہے اس کو ہٹ کریں۔ اب کیا ہوگا؟ ارامکو کے اوپر ہٹ ہو رہا ہے، آئل ڈپوز کے اوپر ہٹ ہوگا، آئل کے ٹینکر جتنے کھڑے ہوں گے ان کے اوپر ہٹ ہوگا، آئل ریفائنریز جتنی ہوں گی ان کے اوپر جو ہے وہ ہٹ ہوگا۔ جیسے ہی وہ ہٹ ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ آئل ڈپوز اور آئل کی پروڈکشن بند ہو جائے گی۔ جب مڈل ایسٹ کے اندر آئل کی پروڈکشن بند ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ریٹ جو ہے تیل کا وہ بڑھے گا ہی بڑھے گا، ایگزیکٹلی بڑھے گا، اینڈ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ بڑھے گا تیل کی قیمت جو ہے بڑھے گی فی بیرل، تو جو ہے امریکہ کے اوپر جو ہے پریشر آئے گا، امریکہ اینڈ اسرائیل اسپیشلی ان کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ جو ہے آپ کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اس طرح کے کرائسس کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہے۔ جیسے ہی پریشر بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے امریکہ اور اسرائیل کو سٹیپ بیک جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر دوسرا جو ہے آپشن اختیار کرتے ہیں اور دوسرا آپشن یہ ہو کہ آپ جو ہے ایران کے اندر اپنے فوجی اینڈ اپنے ٹروپس کو جو ہے وایا زمینی راستے سے جو ہے وہ آپ بھیجیں، تو ظاہر سی بات ہے علی لاریجانی جو ہے مشیر ہے سیکیورٹی کونسل کے ایران کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آئیں تو ذرا، پھر آپ آئیں گے اپنی مرضی سے لیکن آپ جناب جو ہے وہ واپس جا نہیں سکیں گے۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ کے اندر جو سینیٹر ہیں، ڈیفرنٹ پولیٹیشنز ہیں، وہ بھی ایران کے جنگ کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ کے تضادات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ جناب امریکی سیاست میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ایڈم شیف نے ایران جنگ کے معاملے پر ٹرمپ انتظامیہ کے تضادات کی کلی کھول دی ہے۔ جناب ایڈم شیف کا کہنا ہے کہ حکومت بار بار اپنے موقف بدل کر دنیا کو گمراہ کر رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ایک ویڈیو میں سینیٹر ایڈم شیف نے سوال اٹھایا کہ کیا ایران پر حملہ صرف اسی مفروضے پر کیا گیا کہ وہ سن 2035 تک اسی پوزیشن میں آتا کہ اس کے میزائل امریکہ تک پہنچ پاتے۔ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سابق سربراہ نے انکشاف کیا کہ پہلے انتظامیہ نے کہا کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم ہو چکا، مگر جنگ شروع ہونے سے عین پہلے موقف بدل کر کہا کہ ایران صرف 2 ہفتے میں ایٹم بم بنانے کی پوزیشن میں ہے۔
ایڈم شیف نے مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اپنے اہلکاروں میں بھی ہم آہنگی نہیں ہے۔ ایک اہلکار کہتا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی یا رجیم چینج ہمارا ہدف ہے، جبکہ دوسرا اس کی تردید کرتا ہے۔ ان تضادات نے ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کے جواز پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسا ہی ہونا ہے، جب آپ نے حملہ کرنا ہے اور حملے کے بہانے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اور بہانے بھی کوئی چج کے نہیں ہوتے۔ ایک طرف جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتا ہے کہ جناب اسرائیل نے پلان کر لیا ہوا تھا کہ اس نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ جیسے ہی اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کرنا تھا، ایران نے واپسی امریکن جو بیسز ہیں، امریکن اڈے ہیں اسپیشلی ان دا مڈل ایسٹ، ان کے اوپر اٹیک کرنا تھا۔ تو اسی لیے ہم نے جو ہے پیشگی حملے کیے، پہلے حملے کر دیے۔ مجھے تو یہ لاجک آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ لاجک کیڑی ہے، یہ لاجک کیا ہے؟ مطلب ایک ملک نے حملہ ہی نہیں کیا تو آپ نے کیسے حملہ کر دیا اس کے اوپر؟ صرف اس بنیاد پہ اوپر کہ جناب وہ حملہ کرنے والے تھے ہمارے اوپر۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور دلیل دی جاتی ہے، دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جناب اگر ہم حملہ نہ کرتے تو وہ بھائی صاحب 2 ہفتوں کے اندر ایٹم بم بنا لیتے۔ تو بھائی صاحب وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک تھا؟ 2 ہفتوں کے اندر اگر ایٹم بم بنا لیتے تو حملہ کرنے کی یہ وجہ ٹھیک تھی یا حملہ کرنے کی وہ وجہ ٹھیک تھی جو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بیان کی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پلے کچھ نہ ہو تو آپ اس طرح کی باتیں ہی کرتے ہیں نا، تو آپ ایک طرح سے ہڑبڑائے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگنا ہے کہ ہم آہنگی پیدا ہی نہیں ہو رہے آپ لوگوں کے درمیان۔ ایک بندہ کیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے، ایک بندہ کیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب روسی میڈیا نے ایک بڑی خبر جو ہے وہ دی ہے، اور روسی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جاری بحران کے دوران اب روس سے بھی پاکستان کو تیل کی فراہمی جناب شروع کی جائے گی۔ انڈیا جو ہے اس کو پرمیشن مل گئی ہے امریکہ کی جانب سے۔ انڈیا از ناؤ بائنگ آئل فرام رشیا جناب۔ اب جو ہے روسی میڈیا یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کو بھی جناب جو ہے وہ تیل کی فراہمی شروع کرے گا، اور 7,33,000 بیرل روسی خام تیل جلد پورٹ قاسم بندرگاہ پہنچ جائے گا۔ گلوبل انرجی امور کے ماہر ڈاکٹر محمودہ سلامے کا کہنا ہے کہ پاکستان اگرچہ طویل عرصے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر انحصار کر رہا ہے، لیکن وہ پہلے بھی روسی تیل خرید کر اپنی ضرورت پوری کر چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان بزنس کونسل نے بھی خبردار کیا ہے کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ہر 10% اضافہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا بوجھ ڈال دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک پہنچ گئیں تو پاکستان کا سالانہ خسارہ 5 سے 7 ارب ڈالر تک بڑھ سکتا ہے، جو ملک کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا جناب چیلنج جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب اسرائیل کی جو اندر جو تباہی ہو رہی ہے، اسرائیل کا جو ٹیکنالوجی فیلئر ہو رہا ہے، اسی حوالے سے جناب ایک بھارتی صحافی گئے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں شری نریندر دامودار مودی، وہ جناب تشریف لے گئے ہوئے تھے اسرائیل کے اندر، تو وہاں پر بھارتی صحافی بھی گئے ہوئے تھے رپورٹ کرنے کے لیے۔ اسی حوالے سے جناب ایک بھارتی صحافی وہ واپس انڈیا پہنچا ہے، تو اس سے جناب یہ رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل میں جاری حالیہ کشیدگی اور تباہی کی صورتحال پر بھارتی صحافی نے جناب لرزہ خیز جو ہے انکشافات کیے ہیں۔ تل ابیب سے رپورٹ کرتے ہوئے بھارتی صحافی کا کہنا ہے کہ شہر میں ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ وہ واپس انڈیا آ کے بتا رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہر میں ہر طرف تباہی کا ہی منظر ہے، اور 100 میٹر نیچے بنی سرنگیں بھی میزائل حملوں سے لرز رہی ہیں۔ یار ذرا دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 100 میٹر نیچے بنی سرنگیں جو بنکرز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی جناب جو ہے وہ مطلب لرز اٹھی ہیں، وہاں پر بھی اٹیک کیے گئے ہیں، وہ بھی جو ہے سیف نہیں ہے۔ صحافی کہتا ہے کہ اسرائیل میں اس وقت شدید سینسرشپ بھی ہے، جہاں لاشوں، زخمیوں اور اسپتالوں کی تصویر لینے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ ہم لائیو سٹریم کرتے رہتے ہیں، ہم لائیو سٹریم کے اندر بتایا تھا کہ CNN کے 2 رپورٹرز کو اسرائیلی جو فوجی ہیں انہوں نے روکا تھا لائیو، اور وہ CNN پہ لائیو بھی چلا، CNN پہ وہ لائیو چلا کہ جہاں پر اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ انہیں رپورٹ کرنے سے روک رہے ہیں کہ آپ یہ رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ تباہ شدہ عمارتوں کی ویڈیو بنانے پر بھی جناب پابندی عائد ہے۔ بھارتی صحافی جو مودی کے دورہ اسرائیل کی کوریج کے لیے وہاں موجود ہیں، انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی کا بہت چرچا سنا تھا، مگر آج وہ اپنی آنکھوں سے اس ٹیکنالوجی کو ناکام ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دفاعی نظام اس قدر بے بس ہو چکا ہے کہ بعض اوقات میزائل الرٹ کا میسج بھی نہیں آتا اور حملہ ہو جاتا ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صبح 5 بجے ہم بلڈنگ کے اندر موجود تھے، تو تھوڑی دیر بعد آواز آنے لگی، ٹھک 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 کی میزائلوں کی آواز جو ہے وہ سٹارٹ آنا شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے کوئی الارم ہی نہیں بجا۔ یہ آپ کا دفاعی سسٹم ہے، اور میڈیا اس بات کو رپورٹ نہیں کر رہا ہے، سینسرشپ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے کہ CNN کے رپورٹر وہاں پر رپورٹ کر رہے تھے، اور CNN پہ یہ لائیو چلا،
लाइव चला कि इजरायली फौजी उन्हें मना कर रहे हैं कि आप ये रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब भारतीय सहाफ़ी भी इस बात को कन्फर्मेशन कर रहा है, जो इजराइल से होकर आ रहा है वो यही कह रहा है कि जनाब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप है। इसके अलावा जनाब वजारत इत्तलात ने सऊदी इमदाद और सरमायाकारी मुअत्तल होने के हवाले से गर्दिश करने वाली तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। तर्जुमान वजारत इत्तलात का कहना है कि सऊदी इमदाद के मुअत्तली से मुतालिक खबरें सरासर झूठी और बेबुनियाद हैं। ये मन घड़त बयानिया भारत से जुड़े एक पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट के जरिए फैलाया गया। वजारत इत्तलात ने वाज़ेह किया कि इस झूठे प्रोपेगेंडे का वाहिद मकसद पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के तहत बनने वाले मजबूत ताल्लुकात में दरार डालना और अवाम में खौफ व हिरास फैलाना है। हुकूमत ने अवाम से अपील की है कि वो दुश्मन अनासर की जानिब से फैलाए जाने वाली ऐसी अफवाहों पर कान न धरे, क्योंकि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताउन और सरमायाकारी का सिलसिला पूरी कुव्वत से जनाब जारी है। जनाब ये इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा आउटलेट जो है वो कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि सऊदी इमदाद और सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो मुअत्तल हो गई है। ये जो है वो एक किया जा रहा है प्रोपेगेंडा, और कई लोग हमारे भोले भाले इस प्रोपेगेंडे का शिकार भी हो जाते हैं। तो हमारी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको ज़रा देखना चाहिए कि इस तरह की कोई बात नहीं है और इस तरह की बेफजूल बातों को जो है अहमियत ना दे। इसके अलावा जनाब मशरिक़ वस्ता की कशीदगी ने अब खेल के मैदानों को भी जनाब मुतासर करना शुरू कर दिया, जहां T20 वर्ल्ड कप की टीमें फ़्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल होने के बायस भारत में फंस कर रह गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका की टीमें मेगा इवेंट के बाद भारत से रवाना नहीं हो पा रही हैं। ICC ने वेस्ट इंडीज़ के लिए चार्टर्ड फ्लाइट का इंतज़ाम तो किया था, मगर एयर ट्रैफिक की इजाज़त न मिलने के बायस खिलाड़ी ताहाल क्लियरेंस के मुंतज़िर हैं। सूरत हाल से तंग आकर वेस्ट इंडियन खिलाड़ी शिरफैन रदरफोर्ड ने सोशल मीडिया पर अपने जज्बात का इज़हार करते हुए कहा कि वो अब बस घर जाना चाहते हैं, जबकि कोच डैरन समी भी वतन वापसी के लिए बेबस और बेताब हैं। दूसरी जानब जनूबी अफ्रीका की टीम भी भारत में मैसूर है और उनके 4 खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 मार्च से शेड्यूल सीरीज़ के लिए रवाना होना। ताम फिज़ाई हदूद की बंदिश के बायस बाकी स्क्वाड की रवानगी अभी तक गैर यकीनी है। जनाब जंग की सूरत हाल के बायस दुनिया का हर शोबा, हर जो है डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त तंगी का शिकार है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो दौरे बांग्लादेश के ऊपर जाने वाली है, तो वो भी अब जो है खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे बांग्लादेश पर खित्ते की हालिया कशीदगी के साए मंडलाने लगे हैं, जिसके बायस 11 मार्च से शुरू होने वाली वनडे सीरीज़ खतरे में पड़ सकती है। ज़राए के मुताबिक अगर सफरी खदशात न बढ़े तो कौमी टीम 9 मार्च को ढाका रवाना होगी। ताहम मौजूदा सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। इस अहम दौरे के लिए पाकिस्तान वनडे स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान भी मौजूद है, जहां अब तमाम तर फोकस ICC वर्ल्ड कप 2027 पर रखा जाएगा। मेन्यू में मजबूत टीम की तश्कील के लिए नौजवान खिलाड़ियों को तरजीह दी जा रही है, जबकि T20 फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मर्स की छुट्टी कराई जा सकती है। खबरें हैं कि साइम अयूब, बाबर आजम और मोहम्मद नवाज की जगह नए टैलेंट को मौका देने पर गौर हो रहा है, बल्कि टीम की अनाउंसमेंट भी हो गई है। उसके अंदर जो है सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके नाम जो है वो बिल्कुल नहीं हैं। इसके अलावा जनाब ईरान ने खलीज फ़ारिस में अमरीकी इत्तेहादियों के जदीद तरीन दिफाई निज़ामों को निशाना बनाकर दुनिया को हैरान व परेशान कर दिया है। जनाब CNN की तहकीकाती रिपोर्ट एक सामने आई है, वो रिपोर्ट मैं आपके सामने बयान करता हूँ। CNN की एक तहकीकाती रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक सेटेलाइट तस्वीर से इंकिशाफ हुआ है कि ईरान ने जंग के आगाज़ में ही उर्दन में मौजूद अमेरिका के जदीद तरीन थॉड सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया है, और इसकी कीमत पता क्या थी? $1.1 अरब। अब ऐसा होता था कि थॉड सिस्टम जो था, ये रेडार सिस्टम एक ऐसा था जो ऑलमोस्ट जो है वो 15 से 20 मिनट पहले मिसाइल जब एक आ रहा होता था तो उससे 15 से 20 मिनट पहले ये बता देते थे कि मिसाइल फलां शहर में गिरेगा, फलां लोकेशन पे गिरेगा, फलां देर में आएगा और इतनी स्पीड से वो इस वक्त आ रहा है। ये सारा जो है रेडार सिस्टम बता दिया करता है, और थॉड रेडार सिस्टम जो है वो बता रहा था। लेकिन अब CNN की जो एक तहकीकाती रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक उस थॉट सिस्टम को तबाह कर दिया गया, जिसकी मालियत ऑलमोस्ट जो है वो $1.1 मिलियन थी। अमेरिकी मीडिया का एक और भी दावा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में 2 मकामात पर
थॉड रिडार्स को निशाना बनाया गया है। ताहम रिडार इमारत के अंदर होने की वजह से नुकसान का हतमी अंदाज़ा लगाना जो है वो मुश्किल है। वाज़ेह रहे कि एक थाड निज़ाम की कीमत तकरीबन 50 करोड़ डॉलर है, जो अब ईरानी निशाने पर है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर में नस्ब अर्ली वार्निंग रेडार भी ईरानी हमले में तबाह हो चुका है, जिसका मकसद मवासलाती और जासूसी आलात को नाकारा बनाकर एयर डिफेंस को कमज़ोर करना था। इसी दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुबान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाई ने दो टोक ऐलान किया है कि ईरान तवील जंग के लिए तैयार है और जल्द ऐसे स्ट्रेटेजिक हथियार मैदान में लाएगा जो अब तक दुनिया ने नहीं देखे हैं। जनाब, ये खबरें थीं ईरान के हवाले से कि जो ईरान ने जदीद तरीन दिफाई निज़ाम थाड को निशाना बनाया है। इसके अलावा जनाब, ईरान के जो अंदर जो है वो ईरान जो है जंग तो लड़ ही रहा है, वहीं पर ईरान के अंदर जो है ज़लज़ले भी बहुत आ रहे हैं। अभी खबर ये आई है कि ईरानी शहर बंदर अब्बास में 4.1 का शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास में 4.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास के मगरबी हिस्से में आया है, जिसका मरकज़ 10 किलोमीटर गहराई में था। ज़लज़ले से फौरी तौर पर किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतलात नहीं मिली हैं। याद रहे कि 4 रोज़ कबल भी ईरान के गर्दिश रीजन में 4.3 शिद्दत का ज़लज़ला भी जो है जनाब आया था। 4 दिन पहले एक 4.3 का ज़लज़ला आया था और अब जो है बंदर अब्बास के अंदर 4 जो है वो 1 ज़लज़ला भी आया है। इसके अलावा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो है बलोचिस्तान के अंदर फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस जारी हैं। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज के 15 दहशतगर्दों को जनाब हलाक किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ करके भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 15 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक हरनाई में फितनतुल खारिज की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया, जहाँ 12 खारिज को जो है हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकानों को घेर कर भरपूर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक ज़िला बसीमा में भी ऑपरेशन के दौरान भारतीय सरपरस्त याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी का सराग लगाकर मौसर और फैसलाकुन कार्रवाई की। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस और सिक्योरिटी फोर्सेज को मतलूब थे। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान से बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए जो है पुरअज़्म हैं। इसी हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी बयान दिया है। वो कहते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाइयाँ करके ख्वारिज के नाकाम अज़ाइम को खाक में मिलाया। दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन जो है वो पेश करता हूँ। इसके अलावा जनाब, इजरायली मीडिया यह खबर दे रहा था कि इराक से जो है कुर्द जो आज़ाद कुर्दिस्तान के हामी हैं उनको जो है ईरान के अंदर भेजा जा रहा है और उनको असरे से लैस किया जा रहा है। अब ईरानी फ़ौज का जो है एक पैगाम आया है, वो उन्होंने इराकी कुर्दों के नाम दिया है। ईरानी अफवाज की जानिब से कहा गया है कि अगर इराकी कुर्द रहनुमाओं ने अमेरिका से तावन किया तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनेगा। नाउ ईरान जो है वार्निंग दे रहा है कुर्दों को कि जनाब आप इस तरह का हमला ना करें, आप अमेरिका और इजराइल के पिट्ठू ना बने, आप अमेरिका और इजराइल का साथ ना दें। अगर आप अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे तो हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। तर्जुमानी ईरानी फौज ने कहा कि दुश्मन से तावन हुआ तो कुर्दों को ऐसा कुचल देंगे कि आइंदा सिक्योरिटी नसीब ना हो। दूसरी जानब ईरान ने खलीज में अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकरों पर मिसाइल हमलों का भी दावा किया है। जनाब, पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि शुमाली खलीज फारस में अमरीकी ऑयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया है। ईरान ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ अमरीका, इजराइल और यूरोपीय जहाज़ों के लिए नोगो जोन जो है वो करार दिया जा रहा है। जनाब, ये खबर थी इराकी कुर्द रहनुमाओं ने अमरीका से ताउन किया तो ईरान जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जनाब निशाना बनाएगा। इसके अलावा जनाब, लेबनान के अंदर भी इसराइल के हमले जारी हैं। लेबनान के अंदर इसराइली हमला हुआ है। साबिक फौजी अफसर समेत ख़ानदान के 9 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने जनूबी लेबनान में घर पर हमला करके एक ही ख़ानदान के 9 अफराद को शहीद और मुतअद्दिद अफराद को ज़ख्मी कर दिया। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इजरायली जंगी तैयारों ने अल उकबा महल्ले में एक 3 मंजिला मकान को निशाना बनाया जो रिटायर्ड लेबनानी फौजी अफसर यूसुफ रिदा अरमल का घर था। हमले के नतीजे में पूरा मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक जहां भाग होने वाले में ज़्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। शुहदा में यूसुफ रमल, उनकी अहलिया निदाल, उनकी बेटी एक शामी शहरी और उसकी अहलिया भी शामिल हैं। ज़ख्मी होने वाले में इब्राहिम रज़ा रमल भी शामिल हैं जो पहले दुएर के मेयर भी रह चुके हैं। एक शहर का मेयर उसको इसराइल उड़ा देता है। ज़रा देखें, ज़रा इसकी दीदा दहानी देखें।
हमले के बायस इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन चुके हैं, जबकि कई गाड़ियां भी जलकर तबाह हो गई। इमदादी कार्रवाइयों के लिए शहरी दिफा और मकामी हेल्थ अथॉरिटी की टीमें मौका पर पहुंच गई और ज़ख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल जो है वो कर दिया गया है। लबनान के अंदर भी इसराइली हमले जारी हैं। वहाँ पर अभी ये खबर आ रही है कि एक साबिक फ़ौजी अफसर समेत 9 अफराद जो है वो शहीद हो रहे हैं। इसके अलावा जनाब अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग की वजह से अमेरिका में अरबों डॉलर्स सरमायाकारी जनाब ख़तरे में पड़ गई है। जाहिर सी बात है, तो आपको अरब जो है इसी बात से ब्लैकमेल करेंगे कि हम आपकी अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी है जो उन्होंने अमेरिका के अंदर की हुई है, जो उन्होंने वेस्ट के अंदर की हुई है, वो हम निकाल लेंगे, अदरवाइज़ आप जंग बंद करें। मैं देख रहा था, एक बड़े जो है एक बिजनेसमैन थे दुबई के, उन्होंने कहा था कि आप होते कौन है, सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब कहा था, उन्होंने कहा कि आप होते कौन है कि आप हमारे पूरे खित्ते को जंग के अंदर धकेल दें। तो मिडल ईस्ट जो है इस वक्त जंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की वजह से है, स्पेशली इजराइल की वजह से, क्योंकि इजराइल ही वो एंटिटी और इजराइल ही वो टेररिस्ट कंट्री है जिसकी वजह से अमेरिका भी जंग में कूदा और अमेरिका भी और इजराइल भी दोनों टेररिस्ट कहलाने लगे। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने जनाब रिपोर्ट किया है कि जंग से खलीजी मुल्कों के बजट और मईशत पर जनाब दबाव बढ़ गया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत और कतर में से कोई 3 मुल्क अमेरिका में अरबों डॉलर सरमायाकारी के वादे तोड़ सकते हैं। अब अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब, कुवैत और कतर, ये जो ममालिक हैं इनमें से कोई भी जनाब जो है सरमायाकारी के मुआहदे तोड़ सकता है। सऊदी अरब, आपको पता है कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर बने थे तो सऊदी अरब के जो किंग हैं सलमान, उन्होंने वादा किया था कि हम जो है उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका के अंदर। हो सकता है कि अब वो इन्वेस्टमेंट वापस ले लें और इन्वेस्टमेंट के वापस लेने की वजह से शायद हो सकता है कि जो जंग है वो रुक जाए। वादे तोड़ने की शिक पहले ही सरमायाकारी मुआहदे में शामिल थी। ये मुआहदे पिछले साल इस वक्त हुए थे जब ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर के दौरे किए थे। हालिया जंग और ईरान के हमलों की वजह से दिफाई अखराजात, खुराक, दवाइयों की फराहमी और मईशत में सुस्त रवि का ख़तरा जो है वो बढ़ गया है। इसके अलावा जनाब सऊदी मुस्तकिल मंदूब का कहना है कि कल अरब लीग के इजलास में ईरानी खिलाफ वर्जियों पर बहस होगी। अरब लीग का इजलास जो है बुला लिया गया है। अरब लीग में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि कल अरब लीग का वजारती सतह पर ऑनलाइन इजलास होगा जिसमें मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और ईरानी खिलाफ वर्जियों पर बहस भी की जाएगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने अरब मुल्कों की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को निशाना बनाया है। अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि ईरानी कार्रवाइयों ने बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की है। उनका कहना है कि अरब मुल्कों पर ईरानी हमले ख़तरनाक और नाकाबिल कबूल इश्तियाल अंगेज़ी हैं। इजलास के एजेंडे के हवाले से अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बता रहे हैं कि ईरान ने अरब मुल्कों की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को निशाना बनाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इजलास का मकसद अरब मुल्कों पर होने वाले हमलों से निपटने के लिए मुत्तहिद मौक़िफ़ जो है मुरतब करना है। सऊदी मुस्तकिल मंदूब ने यह भी कहा कि यह हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के असूलों के ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा जनाब अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना का एक बयान आया है कि अमेरिका वो कहता है कि भारत जो है अपना बड़ा फर्माबरदार जो है वो मुल्क है। अमेरिका ने आलमी मंडी में तेल की फराहम भी बरकरार करने के लिए भारत को आर्जी तौर पर रूसी तेल की खरीदने की इजाज़त दे दी है। ये इजाज़त सिर्फ इस तेल के लिए है जो पहले ही जहाज़ों में लदा हुआ समंदर में मौजूद है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत अमरीका का बेहतरीन फर्माबरदार मुल्क साबित हुआ है। ये है इज़्ज़त आपकी, ये है भारत की इज़्ज़त अमेरिका की नज़र में। वहाँ का एक वज़ीर कहता है कि आप तो हमारे बड़े फर्माबरदार हैं, और सोशल वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके कहता है, ऐसे नहीं कहता। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत अमेरिका का बेहतरीन फर्माबरदार मुल्क साबित हुआ है। जैसे अमेरिका ने कहा कि भारत ने बिल्कुल वैसे ही किया। भारत ने अमेरिका के कहने पर उस साल रूसी तेल की खरीदारी कम कर दी थी और उसकी जगह अमरीकी तेल खरीदने का मनसूबा बनाया था। ताहम मशरिक़ वस्ता में कशीदी और आलमी सप्लाई के दबाव के बायस अमेरिका ने वक्ती तौर पर भारत को ये रियायत दी है। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक समंदर में रूसी खाम तेल की करोड़ों बैरल मिकदार मौजूद है। इस तेल को फ़रोख्त की इजाज़त देने से आलमी मंडी में फौरी सप्लाई बढ़ सकती है और कीमतों पर दबाव कम हो सकता है।
अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइड ने भी कहा है कि भारत को जनूबी एशिया के करीब मौजूद रूसी तेल खरीदने और उसे अपनी रिफाइनरियों में प्रोसेस करने की इजाज़त दी गई है ताकि आलमी मंडी में तेल की फराहमी तेज़ी से बढ़ सके। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये फैसला ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ के करीब पैदा होने वाली कशीदगी और ईरान से मुतालिक सूरत हाल के बायस किया गया है, जहाँ से गुजरने वाला तेल की सप्लाई मुतासर होने का खदशा जो है वो मौजूद है। जनाब तेल की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा जनाब ख़राब हो रही है। जहाँ पर जंग की सूरत हाल चल रही है वहीं पर थोड़ा सा आपको T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल से जनाब आगाही देते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल से पहले जनाब भारतीय टीम वहम का शिकार हो गई, तवहुमात का शिकार हो चुकी है, तवहम परस्ती का शिकार हो चुकी है। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान अहमदाबाद में जनाब खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में अपना होटल तब्दील कर लिया है। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के लिए टीम ने जिस होटल में क़याम किया था अब उस होटल में जनाब क़याम नहीं किया है। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक होटल की तब्दीली के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नहीं बताया गया। भारतीय टीम अभी उस होटल में नहीं जहां रहायश पजीर होते हुए उसे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल और जनूबी अफ्रीका से सुपर 8 मरहले में शिकस्त हुई। शिकस्त की वजह से होटल तब्दील करने पर भारतीय मीडिया ने इसे मुमकिन तौर पर हद से ज़्यादा तवहम परस्ती और वहम करार दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक टीम के एक अहम स्पोर्ट्स स्टाफ के रुकन हर वेन्यू पर टीम की कामयाबी के लिए दुआ मांगते हैं। इससे कबल भारतीय टीम ने सेमीफाइनल से पहले मुंबई में ट्रेनिंग सेशन चांद गिरन के असरात से महफूज रहने के लिए 45 मिनट ताखीर से शुरू किया था। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का यह भी कहना है कि भारतीय टीम के मुमकिन तौर पर रेड पिच पर फाइनल खेलने का इम्कान है। 2 हफ्ते कब अहमदाबाद में ब्लैक पिच पर उसे जनूबी अफ्रीका से शिकस्त हुई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद में रेड पिच, ब्लैक पिच और रेड और ब्लैक मिट्टी के मिक्सचर की पिच दस्तियाब है। मुंबई में सेमीफाइनल रेड मिट्टी की पिच पर खेला गया था जहां भारत की बैटिंग कामयाब रही थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अहमदाबाद के वेन्यू को भारतीय टीम के लिए बदकिस्मत करार दिया जाता है। अहमदाबाद के वेन्यू पर अब भारतीय टीम के लिए मंजरनामा तब्दील करके किस्मत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जनाब ये तवहम परस्ती का शिकार है और तवहम परस्ती के अंदर लास्ट टाइम जिस होटल के अंदर थे अहमदाबाद के अंदर, तो उस होटल को इन्होंने तब्दील कर दिया। तो भाई साहब आप पिछला जो मैच साउथ अफ्रीका से हारे हैं वो भी तो अहमदाबाद के अंदर हारे हैं, तो आप ज़रा ग्राउंड भी तो बदले ना, ये भी तो ज़रा देखें। ये थी जी अब तक की खबरें। इंशाल्लाह अगली खबरें इंशाल्लाह डेवलप होंगी तो आपके सामने फिर से और दोबारा से हाज़िर होंगे, लाइव ही हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। जनाब इजाज़त दीजिएगा मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।